हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बीच पुनः मॉडर्न हिस्ट्री का द्वितीय सीरीज लेकर आया हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं, जनरल कंपटीशन में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल होता है, इसीलिए हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं ताकि आपके हर एग्जाम में मदद मिल सके। साथियों, मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके अंदर जोश और जज्बात नहीं होगा तब तक आप कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता आशियाना, बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी कहने का अगर आप कंपीट करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मार्वेलस होता है और सब मिलेगा तब आपका रिजल्ट होगा। चलते हैं साथियों, हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या बोले? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों, क्या होगा आंसर? खुदराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा क्या होगा? भगत सिंह। साथियों, याद रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में भगत सिंह बड़ा नाम है। फांसी के समय बोले थे, मर के भी न निकलेगी दिल से, मर के भी निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। यानी देश के लिए कहा था इन्होंने फांसी के समय, अगर मुझे फांसी भी दे दिया जाएगा और मेरे राख से जो खुशबू निकलेगा वो भी वतन का नारा लगाएगा। सोचिए, 23 मार्च 1931 को बार बार बोलते हैं, 23 मार्च, क्या बोले? 23 मार्च 1931 को उसको फांसी हुआ था। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुआ था और भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाले जज का नाम था जीसी हिल्टन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस कांड में इसको फांसी हुआ था, तो सैंडर्स हत्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? पकड़िएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, इसका मतलब है कि और शामिल होगा, इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। कौन शामिल नहीं था? इसमें आप क्या आंसर देना चाहते हैं? इसमें कौन शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे सटीक आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त, क्या बोले? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। और महात्मा गांधी इसी आंदोलन में डू और डाई, क्या बोले? डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था या तो देश को हम आजाद कर देंगे या आजादी के लिए मर मिट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गांधी सब दिन सत्य और अहिंसा को अपनाए, वह कब क्षण था जब उन्होंने इसको त्याग के करो या मरो का नारा दिया था? 8 अगस्त 1942 कहीं लेता है, कहीं 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक में 70 मिनट तक भाषण दिए थे गांधी जी। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? साथियों, जब देश आजादी को प्राप्त कर रहे थे, यानी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। क्या कर रहे हैं? देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे सटीक आंसर होगा जेबी कृपलानी। पूछा जाता है जेबी कृपलानी पेशे से क्या थे, तो जान लीजिए एक शिक्षक थे। जेबी कृपलानी क्या थे? पूछा जाएगा क्वेश्चन, जेबी कृपलानी पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, उसी के नाम पर इसका नाम जो है रहा है। आप देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉरेंस। इसका सबसे सटीक आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। और भारत और चाइना के बीच में कौन है? मैकमोहन रेखा। क्या बोले? मैकमोहन। याद रखिएगा, बार बार पूछता है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए। आगे देख रहे हैं,
कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया था। महात्मा गांधी का पुस्तक है हिंद स्वराज। बार बार पुस्तक पूछा जाता है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे महात्मा गांधी जब हिंद स्वराज की रचना किया था वो कहाँ थे। इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें से कोई ने कब इसको लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, क्या बोले, जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। साथियों याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिपीट मिलेगा, हो सके कल के मेरा सेट में था, आज भी है, कई बार आएगा। इसीलिए ताकि आपके दिमाग पर कोई कॉल अगर बार बार कॉल होता है, दिमाग की मतलब मस्तिष्क में सेरेब्रम इसका जो है फिगर राज हो जाता है, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में सही होता है। नहीं तो बना के आइएगा 70-75, घर आते आते आपका जो है तुरंत 60 पर आ जाइएगा। जब रिजल्ट आएगा तो उस समय फिर तुरंत सरजमीन पर बहुत लोग होता है इतना मारे, लेकिन सही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ। जितना रिवीजन होगा उस क्वेश्चन को हम इतना आसानी से मतलब बचा लेंगे। क्योंकि एक चीज बार बार कहते हैं कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहता है। चलते हैं हम लोग आगे सीरीज में। कह रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना किसने किया था। एस.एन. बनर्जी, C.R. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। कौन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना, आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस.एन. बनर्जी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। बहुत ये सब क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन आपको आंसर जब सुनिएगा देखिएगा वीडियो को, कुछ जो बात नया लगेगा अपने कॉपी में भी आप नोट कर लीजिएगा साथियों, ताकि आपको मतलब समझने में अच्छा रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका को निकाला था उसका क्या नाम था। नवजीवन, यंग इंडियन ओपिनियन, हरिजन और अफ्रीकन न्यूज। क्या होगा मतलब इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज, क्या देना चाहते हैं इंडियन ओपिनियन। सबसे इसका सटीक आंसर क्या होगा, इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन को आप जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे, तो मतलब 9 जनवरी 1915 को आए थे। क्या बोले, 1915 को, 9 जनवरी 1915 को आया था। और इसीलिए याद रखिएगा, इसी में प्रवासी भारतीय दिवस, क्या बोले, प्रवासी जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी 9 जनवरी को भारत आए थे, इसी कारण 9 जनवरी को क्या बोले, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन था। वर्ष 1932, देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन हो गया, आपको कभी पूछ देगा, मान चलिए कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापना कब हुआ था, 1932 में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन था। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम और विनोबा भावे। क्या होगा, महात्मा गांधी। क्या बोले, महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ कौन थे, महात्मा गांधी। आगे से चलते हैं। कह रहा है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी। आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ पर किया था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। ये कह रहा है सिंगापुर में, रंगून में, जकार्ता में, बैंकॉक में। क्या होगा, सिंगापुर। क्या बोले, सिंगापुर में क्या था, आजाद हिंद सरकार। और जान लीजिए आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग के उपज था। ये भी बात को आप जानने का कोशिश कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देखिएगा, बार बार दे देगा कि मतलब 1919 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के समय 2-3 क्वेश्चन है, चैम्बरलैन, चर्चिल और क्लेमेंट एटली और मैकडोनाल्ड। क्या होगा, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 में ये थे। अगर आपको बात करें 1857 का, तो क्या था, पाम स्टोन। क्या बोले, पाम स्टोन थे, पाम 1857 में। और आप देखिएगा एक बार खास करके 1919 के समय जब मॉन्टेग्यू चमथोड़ सुधार आया था, उस समय पूछा है 60वीं-62वीं बीपीएससी में क्वेश्चन, कौन थे ब्रिटेन प्रधानमंत्री, लॉर्ड जॉर्ज। क्या बोले, लॉर्ड जॉर्ज।
लॉयड जॉर्ज, याद रखिएगा। 1919 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। और जब देश आजादी को प्राप्त कर रहे थे तब कौन थे? क्लीमेंट एटली। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी साथियों, ये भी याद रखिएगा। जैसे लिबरल और लेबर, आजादी के समय किस पार्टी का सरकार था? लेबर पार्टी का सरकार था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। कारहा 1947 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। क्या बोले? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं और भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है 11 दिसंबर, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को, क्या बोले? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का 9/11/13 का डेट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सीतानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन? 13 दिसंबर 1946 को साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हरिपुरा में, पटना में, रांची में, भागलपुर में। क्या होगा? हरिपुरा में। और इसका अध्यक्ष कौन था? सब आदमी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है खास करके इसका अध्यक्ष हरिपुरा के। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में आप देखिएगा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच अच्छा रिश्ता नहीं रहा। गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, जिसको सुभाष चंद्र बोस पराजित किए थे 1939 में। आगे देखते हैं हम लोग। कर रहे हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, भारतीय समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के संबंध को सुधारना। साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट दे देगा कि बटलर कमेटी क्या था? देशी राज और देशी राज, भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच में संबंध का को सुधारना, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, करो या मरो, इससे पहले हम चर्चा किए थे। करो या मरो का नारा जो है किसने दिया? कौन दिया था? PC राय, JC बोस, CV रमन और महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा कौन दिया था? सब आदमी जानते हैं, महात्मा गांधी। इससे पहले भी क्वेश्चन बोले ना, अगर टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं। 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था। गांधी जी अपने जिंदगी में पहली बार करो या मरो का नारा दिया। मुंबई के ग्वालियर टैंक से मतलब घोषणा हुआ था। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी देश की आजादी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, देश की आजादी के लिए अंतिम महालड़ाई कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब इस दृष्टिकोण से कई ऐसे मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी। कौन दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था साथियों? जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता और SC बोस, वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन का वल्लभ भाई पटेल। साथियों यह अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसी में गांधी जी बोले थे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी सदा जीवित रहेगा। याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी सदा जीवित रहेगा, मतलब गांधी का जो विचार है वो मरेगा नहीं। आज भी आप देख लीजिए, गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉर्ड माउंटबेटन गांधी को सिंगल मैन बाउंड्री को उपाधि दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में साइमन कमीशन, भारत में साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था साथियों? साइमन कमीशन का क्यों बहिष्कार हुआ? ये क्वेश्चन पहले भी स्टेट में था। समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, राष्ट्र सभापति ब्रिटिश जो है लिबरल पार्टी का था, गांधी का सहयोग आंदोलन। मतलब क्या, क्यों, मतलब जो है इसका मुख्य कारण विरोध का जो था
ये था, सभी सदस्य अंग्रेज था। हम लोग साथियों चर्चा किए हैं कि अगर साइमन कमीशन के बारे में अगर बात करें तो 1927 में इसका गठन हुआ था। चर्चा किए थे कि जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष थे। जॉन साइमन क्या थे? अध्यक्ष। ये भी बात को जानना चाहिए। जॉन साइमन क्या थे? अध्यक्ष। जॉन साइमन अध्यक्ष। इसमें क्या बोले? 7 सदस्य थे। बार बार साथियों बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है क्या सदस्य? 7। और घोषणा 27 में। और भारत कब आया साथियों? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। इसी में देखिएगा कि लाला लाजपत राय बार बार आता है कि मतलब जो है लाला लाजपत राय, देखिएगा लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय लाहौर में भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और इसी में खास करके अंग्रेज को लाठी से पिटाई किया और बाद में उसका फेफड़ा फट गया और इसका मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन के विरोध का ही नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सब कुछ बात है। साइमन कमीशन सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। आगे देखिएगा, कहा कि भारत का द्विश शासन प्रारंभ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में, मॉन्टेग्यू चेमरफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। साइमन में द्विश शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो क्या हुआ? द्विश शासन का प्रारंभ कब हुआ था साथियों? ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सबको जानना चाहिए। द्विश शासन का प्रारंभ कब हुआ था? ये है मॉन्टेग्यू चेमरफोर्ड सुधार 1919। इसमें कुछ बात मैं आपको बता दूं। पहली बात, द्विश शासन का जनक जो था वो लियोनिल कर्टिस था। कौन थे? लियोनिल कर्टिस। लियोनिल कर्टिस, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। लियोनिल कर्टिस थे। और ये क्या हुआ था? 1919 का अधिनियम था। इसके तहत प्रांतों में, क्या बोले? प्रांतों में, हाँ यही बात चल रहा था, प्रांतों में द्विश शासन लागू हुआ था। प्रांतों में द्विश शासन लागू हुआ था। और 1935 के बाद जाए थे, क्या कर दिया? प्रांत की जगह केंद्र में लागू कर दिया। केंद्र में 1935 में केंद्र में द्विश शासन लागू हुआ था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में प्रांतों में, इसीलिए कह रहा है कि प्रारंभ किया गया था, तो प्रारंभ इसका 1919 में ही हुआ था। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? बिजोलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर और बारदोली सत्याग्रह। क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन 1928 में हुआ था। क्या बोले? गुजरात के बारदोली में हुआ था 1928 में। और आप देखिएगा, बारदोली के महिलाओं के द्वारा ही, क्या बोले? बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही, क्या बोले? महिलाओं के द्वारा ही जो है खास करके वल्लभ भाई को सरदार को उपाधि दिया गया था। क्या बोले? सरदार। और लेकिन प्रदान कौन किया? गांधी जी, मतलब एमके गांधी, महात्मा गांधी। खास करके महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने प्रदान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन सी उपाधि? सरदार को उपाधि। आगे बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? कहा कि मतलब विदेशी कपड़ों को जो जला रहे हैं ये निष्ठुर बर्बादी, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि लॉर्ड रीडिंग, कह रहा मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन दिया था ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा। 1913 में, ये बात बार बार पूछा जाता है, 1913 में शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा था। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था गीतांजलि के लिए, शांति का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को। आगे कह रहा है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? साबरमती आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन नगर के बाहर था? देखिए बार बार गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। क्या होगा? अहमदाबाद। इसी साबरमती आश्रम से जो है खास करके आप देखिएगा सविनय, क्या बोले? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहां से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। कब हुआ था प्रारंभ? 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च में शुरू हुआ था और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। आगे देखिएगा, कल रहा है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया?
त्रिपुरी संकट के बाद बताए थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको चुना गया था और इसको चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि त्रिपुरी में ही खास करके मतलब सुभाष चंद्र बोस गांधी समर्थित उम्मीदवार जो है खास करके पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। पट्टाभी सीतारमैया के बाद याद रखिएगा यह जो है खास करके कांग्रेस का क्या बोले कांग्रेस का इतिहास लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कांग्रेस का इतिहास लिखा था कौन? पट्टाभी सीतारमैया। और ये 1939 में बाद दोबारा नहीं बने, जब ये नहीं बना था तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखिएगा किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, जी.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। क्या बोले? महात्मा गांधी। क्या बोले? महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले वीडियो में भी चर्चा है। अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आ भी, तिबारा आ भी, चौथा बार आ भी, समझ लीजिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन का फिगर बन रहा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होने से। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? देखिए मतलब कई टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन हम लाने का प्रयास कर, जैसे आप मैथ बनाते हैं, आप देखेंगे कि मैथ वाले जो भी सर हैं विभिन्न टाइप बताते हैं, इस टाइप का सवाल ऐसे रहता है। तो आपको मान चलिए कि पट्टाभी सीतारमैया बार बार हो रहा है, त्रिपुरी संकट के बारे में बार बार बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराया, फिर इसके बाद गांधी जी से मतभेद के कारण जो है कांग्रेस अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया। तरह तरह की बात हुआ कि जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो। कलकत्ता में, पुणे, जबलपुर, कहाँ पर? त्रिपुरी जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मतलब गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किस व्यक्ति का मृत्यु हुआ था न, गांधी जी की मृत्यु पर कौन कहा कि मेरे जिंदगी में जो प्रकाश है, मतलब जो है प्रकाश वो चला गया? इसमें देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और जो है एस राधा कृष्णन जो है। इसमें क्या होगा आप देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि मतलब जो है मेरे जिंदगी से क्या बोले? प्रकाश चला गया। कौन? जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं साथियों, देख रहे हैं कि मतलब कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म, क्या बोले? फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म, देखिए इससे पहले हम इंडियन ओपिनियन बोले थे, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका से कौन निकाला था? महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा आंसर पर दिमाग लगाइए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। इंकलाब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंकलाब का कौन दिया था? इंकलाब इकबाल, ऐसे पकड़िए, इंकलाब इकबाल, मोहम्मद इकबाल। साथियों मैं आपको एक विशेष रूप से बता दूं, अगर आप 6 to 8 वाले टीचर और हाई स्कूल +2 कहीं भी दे रहे हैं तो 40 नंबर जीएस का रोल है। उस 40 नंबर में अगर आप जैसे साइंस से है, मैथ है, आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, उस 40 नंबर में मैं बहुत ही अच्छा तरीका से आपको 40 में कम से कम 25 से 30 नंबर आपको दिलाया जा सकता है। सिस्टमैटिक रूप से अगर आपने पढ़ लिया, उसमें करेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का रोल रहता है, ज्योग्राफी रहता है, और क्या फिर पॉलिटी रहता है, साइंस सेक्टर है, उसके लिए हम लोग कॉमन चीज विभिन्न प्रकार का सेट लेके आएंगे और एक क्वेश्चन से जोड़ के दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, कह रहा है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल जो सारे जहां से अच्छा लिखा था, मतलब वो कौन शहर से जुड़ा हुआ था, किस राज्य से? दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, कश्मीर से? क्या होगा? पंजाब। याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री क्या नाम है आप लोग बता सकते हैं? भगवंत मान। आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का छाप कौन सा? झाड़ू छाप। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में? क्या बोले?
1939 में। साथियों यह प्रश्न जो है हाई स्कूल में बीपीएससी द्वारा जो 9th से 10th तक का जो परीक्षा हुआ, उसमें चाहे साइंस की बात हो और चाहे सोशल की बात हो, सभी में जितना भी मतलब 9th और 10th में जो क्वेश्चन पूछा गया था 40 जीके, उसमें डायरेक्ट था। लेकिन इसका डेट सहित मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर, क्या बोले, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस माना। क्या बोले, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, 22 दिसंबर 1939। आगे देखिएगा 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना था। 1937 में जो चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के आधार पर, तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त प्रांतों में जो है कितना था, मान के चलिए 3, 4, 5 और 6। इसका आंसर होगा 6। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देख लीजिए साथियों, बार बार जिस भी हालात में हो, जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप है, हम एक टाइप का क्वेश्चन कई बार इसमें जगह देते हैं और देते रहेंगे हर विषय में, ताकि आपको लगेगा कि क्वेश्चन का ऐसे भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है। किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। क्या होगा साथियों, क्या होगा, आप देखिएगा इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, चौधरी रहमत अली। क्या बोले, चौधरी रहमत अली। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, चौधरी रहमत अली बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए, चौधरी रहमत अली। आगे देखते हैं, कारा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। साथियों ये भी क्वेश्चन 9th से 10th वाले बीपीएससी टीचर जो लिया, ये भी क्वेश्चन था जीएस ग्रुप में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा कर रहे थे कि अंगीकृत किया गया था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। और यह 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। साथियों ये भी आप, कौन थे अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, कारा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। 1946 बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, आप देखिएगा, रक्षा, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल और खाद्य और कृषि। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य और कृषि। अब की बार में 9th और 10th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 9th और 10th वाले बीपीएससी एग्जाम में साथियों। इसीलिए याद रखिएगा, जहां जहां जीएस का रोल होगा और ये सब क्वेश्चन का महत्व कभी कम होने वाला नहीं। इसीलिए हम पहले इतिहास के सीरीज को चर्चा करते हैं, ताकि फिर जो मिसलेनियस टेस्ट लेंगे तो आपको टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा। आगे देखते हैं, चल रहे कह रहा है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, आप देखिएगा, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज और रिवोल्यूशनरी पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। बार बार साथियों चर्चा किए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। आप उनको लगता है इसको गर्दा छोड़ा दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन यही होता है, जिस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं उनको पूरा जगह दिए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बोले, फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कारा के कांग्रेस को छोड़ने के बाद, कांग्रेस से छोड़ने के पश्चात जब ये छोड़ा तो फिर क्या हुआ, ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, कह रहा है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस कैबिनेट का अध्यक्षता कौन किया था साथियों, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। साथियों अंतरिम सरकार का गठन याद रखिएगा 2 सितंबर जो है 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 1946 को हुआ था। 14 सदस्यीय, क्या बोले, 14 सदस्यीय हो रहा था। क्या बोले, 14 सदस्यीय जो है था, 14 सदस्य था ये। और याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का, क्योंकि जिन्ना को इसमें जो है 6 सदस्य कांग्रेस को और 5, 6, 5, 11 और एक और दे के जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन जिन्ना जब सम्मिलित अबुल कलाम आजाद के मैटर पर जब विवाद हुआ था, अबुल कलाम आजाद जिन्ना कह रहे थे जब मुसलमान को 5 सीट दिए, फिर अबुल कलाम आजाद को अपनी तरफ से आप क्यों दे रहे थे, तो कांग्रेस का उससे कोई मतलब नहीं है। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर थे
और वो कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहता था। इस पर नाराजगी हुआ और जिन्ना कहा कि हम अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, और ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को सारी जिम्मेदारी दे दिया। इसके बाद फिर कहा कि हम इसमें सम्मिलित होना चाहता हैं। तब 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ। इसलिए साथियों क्वेश्चन इस महीने में इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार भावी को आयोजित किया था। चटगांव अब की बार भी हाई स्कूल एसटीटी में सोशल में पूछा था, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जीएम सेनगुप्ता। क्या होगा? सूर्य सेन। साथियों इसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? मास्टर दा। और यह पहला क्रांतिकारी संगठन बंगाल में स्थापना किया था जिसमें जो युवती को जगह दिया, लड़कियां को। और आज आप देखेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिलाओं को पहली बार बिहार पुलिस एग्जाम में 35%, टीचर के एग्जाम में 50%, पंचायती राज में 50% जो आरक्षण दिया, इनका परिणाम हुआ कि महिलाओं घर से निकले। और जब तक महिलाओं के सहभागी नहीं होगी तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। और इसमें नीतीश कुमार को श्रेय दिया जाता है कि आज देखिए टीचर के बहाली में इतना लड़की को, महिलाओं को नौकरी हुआ है। अगर वो आरक्षण फर्स्ट में नहीं देते हो सके, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यही चाहते थे, जब तक सबसे नीचे पैदान पर जो लोग बैठे हैं अगर उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तो हमारा समाज डेवलप होने की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं साथियों। इसीलिए आप देखेगा सूर्य सेन पहली बार लड़कियों को, और प्रीतिलता बागेडर खास करके इसके छापामार दल का मुख्य नेत्री थी और पहली महिला शहीद भी माना जाता है प्रीतिलता बागेडर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हम लोग कह रहे हैं कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान कौन तैयार किया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान कौन तैयार किया था? यह है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क के ऊपर था, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। बोले लॉर्ड माउंटबेटन पूछा जाता है साथियों कि खास करके भारत को जो आज़ादी मिला था किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर। और भारत संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन, क्या बोले? कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर संविधान बना था। आगे देखते हैं कारा किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्धों को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसरों के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिल सके। साथियों आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर का, जिसको कि आप सोच सकते हैं इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। कौन कहा था? मतलब जो है ये सी राजगोपालाचारी, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। है सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। साथियों प्रयास करते हैं हर विषय के महत्वपूर्ण चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो कंसेप्ट आपको देंगे, इससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको काफी फायदा होगा साथियों। आगे देखते हैं कह रहा किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील साबित सिद्ध होगा। कई बार चर्चा कर चुके हैं। लावी हम लोग सामन कमीशन का इससे पहले भी चर्चा कर चुके थे कि 3 फरवरी 1928 को सामन कमीशन भारत आया था और लाहौर में लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिससे पिटाई हुआ था। और कौन था मुतसिद होगी? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बीजी तिलक। क्या होगा आंसर? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, सबको जानना चाहिए ये। क्या बोले? लाला लाजपत राय। आगे देखिएगा कह रहा है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? बी एन राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन और बीपी मेनन। क्या होगा? कौन लिखा है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन कौन लिखा है? बहुत बार पूछा है साथियों, याद रखिएगा। यह कौन है? बीपी मेनन, बी एन राव, कृष्ण मेनन और बीपी मेनन। इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? बीपी मेनन। क्या बोले? बीपी मेनन, याद रखिएगा बीपी मेनन। आगे देखिए कह रहा है कि 1932 की पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। क्या होगा? भारतीय दलित वर्ग। पुनः समझौता 25 बहुत बार पूछा है, या 26 सितंबर क्या बोले 1932 को हुआ था। 1932 किसके बीच में? गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था पुनः पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था साथियों। आगे देखिएगा कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन, इसको पकड़िए, फ्री इंडिया लीजन। डायरेक्ट कुछ बात साथियों आपको याद रही, फ्री इंडिया लीजन। क्या बोले? फ्री इंडिया लीजन, इस बात को पकड़िए। नमक सेना बनाया लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय दलित वर्ग कौन बनाया था? फ्री इंडिया लीजन, सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडिया लीजन, सुभाष चंद्र बोस।
फ्री इंडिया रीजन कौन बनाया? सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं साथियों, कह रहा है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? पेशे से क्या थे? शिक्षक। गांधी जी के अनुयायी में कौन पेशे से शिक्षक थे? आप देखिएगा A.N. सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले भी बोले थे आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। और ये क्या थे? पेशे से टीचर थे, शिक्षक थे। इसीलिए देखिएगा साथियों, आपको कोई क्वेश्चन किधर से भी आ जाता है, J.B. कृपलानी, J.B. कृपलानी। और आप देखिएगा कह रहा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। इसका आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान। क्या बोले? फिरोज शाह कोटला में हुआ था साथियों, याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला में। अब इसका नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली। क्या बोले? अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम हो गया था। और इससे 1924 में देखिएगा कि खास करके 1924 में कानपुर में, क्या बोले? कानपुर में जो है HRA का स्थापना हुआ था। बाद में वही HSRA हो गया था। HSRA पहले क्या था? HRA। आगे देखिएगा कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुआ था? साथियों, जलियांवाला बाग कल भी हम लोग चर्चा किए थे। जलियांवाला बाग, देखिए इसका आंसर सबको पता होगा। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए, किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार में अमान्य कार्यकर्ता प्रति, मतलब ये क्या होगा इसका आंसर? किचलू और सतपाल के बंदी जाने प्रदर्शन के लिए, किचलू और सतपाल के लिए जलियांवाला बाग कब हुआ था? याद रखिएगा, सब आदमी को पता होना चाहिए। 13 अप्रैल। क्या बोले? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों, बैसाख पूर्णिमा के दिन। और एक हंसराज नामक भारतीय था जो अंग्रेज का साथ दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 1000 लोग मारे चले गए थे। आगे देखिएगा 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा था? राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया था 1942 में? बांकीपुर, हाजीपुर, हजारीबाग जेल, कैंप जेल और जो है भागलपुर जेल। क्या होगा? 1942 के आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद को कौन जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। क्या बोले? राजेंद्र प्रसाद बांकी रह गया, बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़ा था? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था साथियों, जेपी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। क्या होगा? सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा। और सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन जयप्रकाश नारायण का जो पार्टी था कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था साथियों, याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता। जस्टिस पार्टी मद्रास में था। देखिएगा कि बात काफी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन का चर्चा हो रहा है क्योंकि ऐसा घटनाक्रम है। इसी घटना के बाद देश को आजादी मिला था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए भी, पूरे देश में हर आदमी जो योगदान दिया था देश के आजादी में, आज भी अपने आप को नहीं है, अमर हैं। एक उस क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों को हम लोग सलाम करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त। क्या होगा साथियों? 9 अगस्त 1942। क्या बोले? 9 अगस्त 1942। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी प्रारंभ किया था। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किला में दिल्ली के मुकदमों की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं किया था? किसने नहीं किया? मतलब भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। कौन नहीं किया था साथियों? ये आपको बताना, कौन नहीं किया था। इसमें कौन नहीं किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं किया था। इसका मतलब आपको याद रहना चाहिए, भोला भाई देसाई किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था और कैलाशनाथ काटजू भी किया था। वल्लभ भाई पटेल नहीं किया था। स्पष्ट समझिए, जैसे समझिए, मतलब जो नहीं किया था उसको देख लीजिए, जो किया था उसको भी देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। आगे देखिएगा, कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया था? दूसरा प्रथम सत्याग्रह विनोबा, दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछ दे साथियों तीसरा कौन थे तो क्या होगा? ब्रह्मदत्त। क्या बोले? ब्रह्मदत्त। और ये प्रारंभ कब हुआ था? 1940 में। कब प्रारंभ था? 1940 में। कहां पर हुआ था? पवनार में। कहां पर? पवनार में। पवनार कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। क्या बोले? महाराष्ट्र में। पवनार कहां पर है? महाराष्ट्र में। पवनार महाराष्ट्र में। ये बात दिमाग में रहे 1940 में पवनार में। और इसी को खासकर दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। पवनार को मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा है कि निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशा फली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठन के रूप में? अरुणा आशा फली बड़ा नाम है साथियों, अरुणा आशा फली। देश की आज़ादी के लिए भूमिगत रहते हुए हर युवा के लिए प्रेरणा के आदर्श थे। कौन? अरुणा आशा फली। यह स्वविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है यह भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बीच हम कैसा टॉपिक को लेकर आए। साथियों सभी आदमी चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मतलब आपके सफलता में, आपके कामयाबी में मैं कुछ अपना योगदान दे पाऊँ, प्रयास करते। इसी तरह हर विषय का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ आप याद नहीं कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रहे। जैसे कोई भी टॉपिक को आप पढ़िएगा तो वहां से आपको ये रिकॉल होता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।